हेलो फ्रेंड्स, जीके भाई दरिंदर सर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम इतिहास की कुछ बेसिक बातों के बारे में अपन जिक्र करते हैं। वैसे तो इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, पहला जो टॉपिक है, पुरातात्विक स्रोत होते हैं और साहित्यिक स्रोत होते हैं, लेकिन हम जीरो से शुरू करते हैं ताकि किसी भी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए ये वीडियो जो है वो थोड़ा लाभदायक हो। और ये हर प्रकार के एग्जाम, चाहे वो रेलवे एसएससी के एग्जाम हो, चाहे किसी भी ग्रेड के एग्जाम हो या फिर सिविल के एग्जाम हो, तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये। हम इतिहास की बेसिक बात पर चलते हैं। तो सबसे पहले देखो, इतिहास जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है इति, है, धन, आस, तीन शब्दों से मिला हुआ है। और इतिहास का शाब्दिक अर्थ हुआ अतीत में घटित निश्चित घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण। इसका मतलब ये हुआ कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ अतीत में निश्चित घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण है जो घटित हुई है। लेकिन सभी घटनाओं का विवरण हम इतिहास में नहीं रख सकते। खासकर महत्वपूर्ण जो घटनाएं होती है उनको हम इतिहास में शामिल करते हैं। और एक इतिहासकार की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता ये होती है कि वह तटस्थ और निष्पक्ष रूप से इतिहास लेखन करे। भारतीय इतिहास में मौर्य काल में अपन बात करते हैं तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो ये कहता है कि राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास श्रवण में व्यतीत करना चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार E.H. कार का कथन है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के मध्य अनवरत संवाद है। इसके अलावा एक अन्य इतिहासकार ब्यूरी ने यह कहा है कि इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा। इतिहास शब्द की बात करें तो इतिहास शब्द का हमें सबसे पहले उल्लेख चारों वेदों में चौथे वेद अथर्ववेद में मिलता है। इतिहास अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री और ग्रीक शब्द हिस्टीरिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ अनुसंधान होता है, अर्थात खोज, छानबीन करना। तो इतिहास मूल शब्द हिस्टीरिया अनुसंधान से बना है और कुछ हद तक उसकी परिभाषा हम अतीत में घटित निश्चित घटनाओं के क्रमबद्ध विवरण को भी इतिहास कह सकते हैं। अब जो इतिहास है, इसमें इतिहास लेखन के लिए हमें दो प्रकार के स्रोत मिलते हैं, अर्थात इतिहासकार दो प्रकार के स्रोतों के आधार पर इतिहास लेखन करता है। दो प्रकार के स्रोत जो है उनमें पहला जो स्रोत है या तो हमें खुदाई में मिले हुए या फिर हमें अन्य भवन या स्मारकों के रूप में मिले हुए स्रोत जो है उनको पुरातात्विक स्रोत कह दिया जाता है। और जो लेखन के रूप में हमें विवरण मिलता है उसको हम साहित्यिक स्रोत में रखते हैं। इनकी डिटेल हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी प्राचीन काल के टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो दो प्रकार के स्रोत अगर हम याद रखते हैं तो हमारा बहुत सारा जो 99% जो क्राइटेरिया है क्वेश्चन का वो कवर हो जाता है पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत में। हर महत्वपूर्ण काल के पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत हमें मिले हैं। इसका कैटेगराइजेशन अपन बाद में करेंगे। इससे पहले इतिहास में हमें दो प्रकार की डेट मिलती है। खासकर पहले प्रकार की जो तिथि का वर्णन है उसको हम बिफोर क्राइस्ट, बीसी या ईसा पूर्व कह देते हैं। और दूसरे प्रकार की जो तिथि है उसको सामान्यतः एडी या एनो डोमिनी या ईस्वी सन लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं उसको इतिहास में ईसा के पूर्व लिखा जाता है। इसी को बिफोर क्राइस्ट या बीसीई कह सकते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं, ईसा का जन्म वर्ष से लेकर हम घटनाओं को एनो डोमिनी या ईस्वी सन के रूप में भी लिखते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम सबसे पहले टॉपिक सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता के बारे में हम उसका कालक्रम अगर लिखते हैं तो लगभग जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2750 ईसा पूर्व लिखा जाता है, बिफोर क्राइस्ट लिखा जाता है। आजकल की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम इतिहास की बात करें तो
ये जो बिफोर क्राइस्ट है उसको नई कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग BC भी लिखा जा रहा है, और ये इस बार सीटेट का क्वेश्चन था। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो इसको हम बिफोर कॉमन एरा शब्द लिख सकते हैं। अर्थात पहले जहां हम BC लिखा करते थे उसकी बजाय न्यू कॉन्सेप्ट BCE लिखा जाएगा, और जहां हम AD का प्रयोग कर रहे हैं, एनो डोमिनी या ईस्वीसन का प्रयोग कर रहे हैं, उसको केवल हम CE अर्थात कॉमन एरा शब्द प्रयोग करते हैं। तो अर्थात ये नवीनतम क्वेश्चन बना, BCE का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो हमारा नवीनतम क्वेश्चन आगामी जब भी एग्जाम होगी उसमें CE हो सकता है उसके बारे में। तो हम BC भी लिख सकते हैं, उसको BCE भी कहा जा सकता है। AD जहां पे लिखते हैं हम उसको CE भी कह सकते हैं। ये तो तिथि संबंधी जो क्लियरेंस है उसको स्पष्ट किया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और स्रोत से पहले हम इतिहास लेखन में लिपि का बहुत बड़ा रोल होता है, और उस लिपि के आधार पर इतिहास को विद्वान 3 कालों में बांटते हैं। अर्थात लिपि या लिखित साक्ष्यों के आधार पर पहला जो इतिहास का काल है उसको हम प्राग ऐतिहासिक काल कह देते हैं, प्री हिस्टोरिक एज। दूसरा इतिहास का कालक्रम जो है आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है, इसको प्रोटो हिस्टोरिक एज कह देते हैं। और तीसरा जो कालक्रम है उसको ऐतिहासिक हिस्टोरिक एज कह दिया जाता है। मतलब यह है कि लिपि के आधार पर इतिहास को 3 कालों में प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में बांटते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब ये हुआ कि जिस काल में मानव पूरी तरह आखेट का जीवन व्यतीत कर रहा था, उसे लिपि का ज्ञान नहीं था। इस काल के औजार जो है पूरी तरह से पत्थर पर आधारित है, पाषाण पर आधारित है, और इसको विद्वानों ने कालांतर में अलग अलग भागों में बांट रखा है, और खासकर हम इसको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रागैतिहासिक काल में मानव को लिपि का, लेखन सामग्री का ज्ञान नहीं था। केवल पत्थर के औजार के आधार पर ही उसका इतिहास का विभिन्न भागों में कालक्रम निर्धारित है। पत्थर के ही औजार शिकार के लिए वह यूज करता है, किसी चीज को छिलने या फोड़ने के लिए यूज करता है। तो पत्थर के आधार पे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में उसके औजार थोड़े भोंडे होते हैं, मध्य का पाषाण काल में थोड़े परिष्कृत होते जाते हैं, और नव पाषाण काल में थोड़े से और ज्यादा परिष्कृत औजारों का प्रयोग किया। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब ये होता है कि जिस काल में मानव को लिपि का ज्ञान तो था, लेकिन विद्वानों को उसमें पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। अर्थात भारतीय इतिहास में देखें तो पहला सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है सिंधु सभ्यता। इसके बारे में कहा जाता है कि सिंधु वासियों द्वारा लिपि का प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता की अपनी लिपि है, लेकिन विद्वानों ने दावा भले ही किया, पढ़ने में सफलता नहीं मिली है, इसलिए सिंधु सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता कह देते हैं लिपि के आधार पर। तीसरा जो इतिहास का काल है उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं, और इस काल का मतलब ये हुआ कि इस काल में मानव को लिपि का ज्ञान भी था और विद्वानों को पढ़ने में सफलता भी प्राप्त हुई है। अर्थात भारतीय इतिहास में अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार मौर्य काल से ऐतिहासिक काल की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि 1837 में सबसे पहले ब्रिटिश विद्वान जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया था। अर्थात जेम्स प्रिंसेप द्वारा ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की घटना के कारण मौर्य काल से ऐतिहासिक काल की शुरुआत मानी जाती है। ऐतिहासिक काल का मतलब ये हो गया कि जिस काल में लिपि भी मिली है और विद्वानों को पढ़ने में सफलता भी प्राप्त हुई है। आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज का मतलब ये हो गया कि जिस काल की लिपि तो है लेकिन विद्वानों को पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। सिंधु सभ्यता सामान्यतः इसमें रखते हैं। प्रागैतिहासिक काल का मतलब ये हो गया कि जिस काल की लिपि नहीं मिली है, औजार केवल पत्थर के आधार पे है, पूरी तरह से जीवन जो है आखेटपूर्ण था। तो पहला जो लिपि के आधार पे हमने 3 प्रकार का वर्गीकरण किया, मैं समझता हूं अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी और ज्यादा हम स्रोत के आधार पर थोड़ी बेसिक बात कर लेते हैं, और प्रत्येक जो टॉपिक है उसमें इतिहास लिखने के स्रोत
विभिन्न प्रकार के विदेशी विवरण हों, चाहे साहित्यिक अलग अलग भाषाओं में जो विवरण है, या फिर अभिलेख वगैरह, वो महत्वपूर्ण रहेंगे। तो स्रोत के आधार पर हम इतिहास को दो भागों में बांटते हैं। पहले प्रकार को हम पुरातात्विक स्रोत कह देते हैं, और दूसरा जो विवरण है उसको हम साहित्यिक स्रोत में रखते हैं। पुरातात्विक स्रोत जो है ये एक तरह से इतिहास लेखन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बाद में कोई चेंज किया नहीं जा सकता, बहुत कम पक्षपातपूर्ण विवरण मिलता है, ऑथेंटिक जानकारी, निष्पक्ष जानकारी मिलती है, इसलिए इनका महत्वपूर्ण रोल होता है इतिहास लेखन में। पहले प्रकार को हम अभिलेख कह सकते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है उसको हम अभिलेख शास्त्र या एपिग्राफी भी कह देते हैं। इसी अभिलेखों को हम जो शिलाओं पे है उसको हम शिलालेख में वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे मौर्य काल के कुछ शिलालेख मिले हैं। इसी को हम स्तंभ लेख भी कह सकते हैं। मौर्य काल के कुछ अभिलेख स्तंभ लेख बड़े और छोटे भी मिले हैं। जो विवरण हमें ताम्रपत्रों पे मिला है उसको हम ताम्रपत्र लेख कह सकते हैं। इसके अलावा अभिलेखों के अलावा हमें सिक्के या मुद्रा जो है वो भी इतिहास लेखन के बारे में जानकारी देने का महत्वपूर्ण स्रोत है। और जैसे अलग अलग कालों के अलग अलग नाम से सिक्के मिले हैं, और भारत में सबसे पहले इंडो ग्रीक शासकों द्वारा जैसे लेखवाड़े और सोने के सिक्के चलाए गए। सबसे पहले भारत में प्रचलित सिक्कों को हम आहत सिक्के भी कह देते हैं। सामान्यतः 4 प्रकार की मृदभांड संस्कृति में से एक महत्वपूर्ण मृदभांड भी है, और ये भी हमें विभिन्न संस्कृतियों या विभिन्न कालों के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता के जो मृदभांड है वो गेरुए कलर के थे, और गेरुए मृदभांड संस्कृति का संबंध सिंधु सभ्यता से किया जाता है। ऋग्वेदिक काल के लाल और काले प्रकार के मृदभांड जो है वो ऋग्वेदिक काल से संबंध किए जाते हैं। ये भी इतिहास जानकारी का एक महत्वपूर्ण ऑथेंटिक स्रोत है। इसके अलावा हमें विभिन्न प्रकार का जो मंदिर, मस्जिद, छतरियां, बावड़ियां जो है उनके रूप में स्थापत्य मिला है, विभिन्न किले मिले हैं, छतरियां मिली है, उनके आधार पे भी हम एक तरह से इतिहास लेखन कर सकते हैं। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के स्मारकों को इसमें हम रखते हैं। सामान्यतः जो क्वेश्चन है वो अभिलेख और मुद्रा पे ज्यादा डिपेंड रहता है। यहाँ से हमें बहुत कम क्वेश्चन मिलते हैं। जिस काल में कोई यूनिक बात आती है तभी मृदभांड और स्थापत्य के बारे में हमें क्वेश्चन मिलेंगे। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो ये विभिन्न भाषाओं में हो सकता है, और साहित्यिक स्रोत को हम सामान्यतः 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है उसको हम धार्मिक साहित्य कह देते हैं, दूसरे भाग को हम लौकिक साहित्य कह देते हैं, और तीसरे भाग को समय समय पे भारत पे विदेशी यात्री जो है उन्होंने अपना इतिहास लेखन किया है, उन्होंने अपना जो विवरण दिया है उसको हम तीसरे प्रकार में रख सकते हैं। धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और विदेशी विवरण। धार्मिक साहित्य को फिर 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 ब्राह्मण साहित्य, और ब्राह्मण साहित्य में सामान्यतः जो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद जो साहित्य उसको रखा जाता है। खासकर वैदिक संस्कृति और उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी देता है हमें। ब्राह्मणेतर जो साहित्य है उसमें सामान्यतः हम धार्मिक तो है, लेकिन ब्राह्मण साहित्य के अलावा है जो हमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जानकारी देता है। तो जैसे बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक मुख्य रूप से, और जैन साहित्य में हम आगम ग्रंथों को मुख्य रूप से रखते हैं। तो धार्मिक साहित्य के फिर से 2 भेद हुए। पहला ब्राह्मण साहित्य जिसमें वेद उपनिषदों को रखा जाता है, और दूसरा ब्राह्मणेतर साहित्य जिसमें जैन और बौद्ध साहित्य शामिल होता है। लौकिक ग्रंथों में सामान्यतः सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र रख सकते हैं, विभिन्न जीवनियां रख सकते हैं, आयुर्वेद के ग्रंथ रख सकते हैं, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता को रख सकते हैं, गणित के बहुत सारे ग्रंथ हैं। इसके अलावा भास के बहुत सारे नाटकों को हम लौकिक साहित्य में रख सकते हैं। शूद्रक के मृच्छ कटिकम को रख सकते हैं जो सामान्य जनजीवन के बारे में भी हमें जानकारी देता है। विदेशी यात्रियों के विवरण में देखा जाए तो समय समय पे आने वाले अलग अलग देशों के विदेशी यात्रियों ने भी अपना विवरण प्रस्तुत किया है, जैसे मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में,
मौर्य काल के बारे में, खासकर पाटलिपुत्र प्रशासन के बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा हमें चीनी यात्रियों, खासकर फाइयान, वेल्सान, इनके विवरणों से भी जानकारी मिलती है। खासकर हर्षवर्धन के समय हमें हेनसांग जानकारी देता है और गुप्त काल के बारे में हमें फाइयान जानकारी देता है। इसके अलावा कुछ अरब यात्री जो हैं वो भी भारत आते हैं और उन्होंने भी अपने ग्रंथों में कुछ विवरण दिया है, जैसे सुलेमान अल मशूदी वगैरह। तो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ। इस स्रोत के आधार पर हम इतिहास को दो प्रकार के स्रोत काम में लेते हैं, लेखन करते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत विभिन्न भाषाओं में हो सकता है। पुरातात्विक स्रोत में हम सामान्यतः अभिलेख, मुद्रा, मृदभांड, स्थापत्य, स्मारक को रख देते हैं। साहित्यिक स्रोत में हम धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर साहित्य को रखते हैं। लौकिक साहित्य में बहुत सारे सामान्य जनजीवन के बारे में जानकारी देने वाले ग्रंथ हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण में जो भी यूनानी, चाइनीज और अरबी यात्री भारत में आए हैं उन्होंने अपना विवरण लिखा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्वेश्चन की दृष्टि से। और डायरेक्ट कई बार तो हमें विदेशी यात्रियों के विवरण पे एक तरह से टू द पॉइंट क्वेश्चन मिल जाता है। और ज्यादा आगे बढ़ते हैं। इन स्रोत को क्लियर करने के बाद मैं इतिहास के पहले और सबसे महत्वपूर्ण और भारतीय इतिहास के एक बहुत ही गौरवशाली टॉपिक की बात करता हूं। और ये जो अपना टॉपिक है वो हर प्रकार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और सिंधु सभ्यता, या इसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कह सकते हैं। इसी सिंधु सभ्यता को दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता की बात करने से पहले उसके बारे में बेसिक जानकारी लेते हैं। इसका विस्तार किन किन देशों में था, इसको सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया है, इसका कालक्रम जो है वो कब से कब माना जाता है, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले एक तरह से हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सामान्यतः हम शामिल करते हुए बात करते हैं। उत्तर में ये जो सिंधु सभ्यता है ये अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। तो भारतीय उपमहाद्वीप में देखें, सबसे उत्तर में सिंधु सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान में था। पश्चिम की ओर यह सभ्यता मुख्य रूप से पाकिस्तान में, और पूर्व और दक्षिण में मुख्य रूप से यह सभ्यता जो है भारत में फैली हुई थी। सीधा सा मतलब है कि जो सिंधु सभ्यता है उसका फैलाव 3 देशों में था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। तीनों देशों के लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई ये सभ्यता थी। और इस सभ्यता के उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम बिंदु की बात करें तो सबसे पहले चलते हैं कि संपूर्ण सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु अगर पूछा जाए तो अफगानिस्तान का स्वर्तभुई पूरी सभ्यता का उत्तरी बिंदु जो स्वात घाटी में स्थित है। इस सभ्यता का भारत में सबसे उत्तरी बिंदु देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में मांडा है, जो चिनाब नदी के किनारे। इस सभ्यता का भारत में ही दक्षिणतम बिंदु था, जो महाराष्ट्र में गोदावरी की सहायक परवरा नदी के किनारे देमाबाद है। इस सभ्यता के पूर्वी छोर की ओर चलते हैं तो ये उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर स्थान है, जो यमुना की सहायक हिंडन नदी के किनारे था। इसी सभ्यता के सबसे पश्चिमतम बिंदु की बात करें तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सुदका गैंडोर साइट हमें मिलती है, जो दास्क नदी के किनारे है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ये इस बार अपने को फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री व्याख्याता में क्वेश्चन मिला, खासकर सुदका गैंडोर
हमें प्रांत पूछा गया था, बलूचिस्तान पाकिस्तान का जो प्रांत है उसमें अवस्थिति होती है। तो एक तरह से हम सामान्य डायग्राम देख लेते हैं। 4 प्रकार का अगर हमें सुमेलित करना क्वेश्चन भी मिलेगा तो भी हम कर सकते हैं, और साथ साथ में हम विभिन्न नदियों के माध्यम से भी जिक्र कर लेते हैं। संपूर्ण सभ्यता का भारत में उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो मांडा करेंगे, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे। लेकिन संपूर्ण सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो हम अफगानिस्तान का सोरतुगुई स्वात घाटी का क्षेत्र करेंगे, जहां से नहरों के कुछ साक्ष्य भी हमें मिले हैं। संपूर्ण सभ्यता के दक्षिण में फैलाव भारत में ही है, तो भारत में देमाबाद महाराष्ट्र का संपूर्ण सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। संपूर्ण सभ्यता के पूर्वी बिंदु का फैलाव भी भारत में था, तो ये उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर है, हिंडन नदी के किनारे, जो यमुना की सहायक नदी है। संपूर्ण सभ्यता का पश्चिमी बिंदु देखा जाए तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दाश्क नदी के किनारे हमें सुतका गैंडोर स्थल मिलता है। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बिंदु की हमने बात की। 3 देशों के लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई ये सभ्यता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ग्रामीण जो संस्कृतियां हैं उनका धीरे धीरे विकास हुआ और एक तरह से पूर्व और उत्तर की ओर विस्तार हुआ। भारत में बहुत सारे जो साइट्स है वो एक तरह से खोजी जाती है। नवीनतम साइट अभी भी बहुत सारी मिल रही है, जैसे उत्तर प्रदेश का मांडी एक नवीनतम स्थल अभी खोजा गया है। तो इस डायग्राम को देखने के बाद हम देखते हैं कि अफगानिस्तान में शोरतुई के अलावा एक स्थान मुंडीघाट था। इसका मतलब है कि 2 स्थल जो है अफगानिस्तान में मिले हैं, जो याद करने में आसान रहेगा। अब हम उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो सेकंड ग्रेड में हमें पूछा गया कि निम्न में से कौन से स्थलों का जो समूह है वो अफगानिस्तान में है या पाकिस्तान में है या भारत में है। उस क्वेश्चन को भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि इस बार फर्स्ट ग्रेड में भी ये क्वेश्चन जो है साइट्स की स्थिति के बारे में पूछा गया था। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो एक स्थान मेहरगढ़ है। पाकिस्तान में ही सिंधु की सहायक नदियों में से एक हमें रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा स्थल मिलता है। इसके अलावा पाकिस्तान के ही पंजाब प्रांत में हमें रहमान ढेरी एक साइट है जो मिलती है। ये सेकंड ग्रेड के एक क्वेश्चन के समूह में था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हम बात करें तो सिंध प्रांत में हमें सबसे महत्वपूर्ण साइट मोहनजोदड़ो मिलती है। इसके दक्षिण में एक साइट है चन्हूदड़ो। इसके अलावा कोटडीजी, आमरी, पाकिस्तान की कुछ साइट। बलूचिस्तान प्रांत में हम देखते हैं सुतका गैंडोर, सोतका कोह है, बालाकोट जो बंदरगाह स्थल भी था, अलादीनो। भारत में कुछ साइट की बात करें तो हमें कच्छ की खाड़ी में सुरकोटड़ा, धोलावीरा, खंबात की खाड़ी में हमें लोथल, इसके अलावा रंगपुर, प्रभास पट्टन कुछ स्थल। और भारत में सबसे ज्यादा स्थल हमें गुजरात में ही मिले एक तरह से। और सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर देखा जाए तो देमाबाद है, महाराष्ट्र का एकमात्र। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हम आलमगीरपुर के अलावा उल्लास को मुख्य रूप से रख सकते हैं। इसके अलावा अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इश्क का सबसे महत्वपूर्ण एक साइट्स कालीबंगा है। इसके अलावा हरियाणा में बनावली जो है या मिथातल है, इसको अपन रख सकते हैं। तो थोड़ा सा विस्तार क्षेत्र के बारे में हम अलग से एक डायग्राम बनाते हैं। इससे पहले हम सामान्य जानकारी ले लेते हैं कि 3 देशों में इसका फैलाव था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बिंदु हुए और इसके अलावा कुछ एक हमने साइट्स देखी है। तो आज का अपना ये पहला टॉपिक था। इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे दूसरे टॉपिक में।